शनि ग्रह के छल्लों के पार उस अंधेरे हिस्से में जहां सूरज की रोशनी धुंधली रेखा बनकर रह जाती है, इंटरस्टेलर रिसर्च शिप हीलियोस आर्क शांत गति से तैर रहा था। जहाज की खिड़कियों के पार काले निर्वात में बर्फीले कण चमक रहे थे, मानो किसी ने तारों की धूल को धीमी रफ्तार पर लटका दिया हो। कमांड डेक पर कमांडर आर्या सेन सीधी पीठ के साथ अपनी सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें सामने झिलमिलाते होलोग्राफिक इंटरफेस पर थीं। कक्षीय डेटा, रेडिएशन चार्ट्स, शनि के चंद्रमाओं की स्थिति, सब कुछ सामान्य। दूसरी तरफ मॉनिटर के सामने झुका हुआ डॉक्टर केल रियोस कॉफी का कप पकड़े कुछ बायो सिग्नेचर ग्राफ पर नजर दौड़ा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे हल्के गड्ढे। 3 रातों से ठीक से सोया नहीं था। तुम फिर जाग रहे हो केल, आर्या ने बिना नजर घुमाए कहा। मैंने कहा था अगले शिफ्ट से पहले आराम कर लो। केल ने हल्की मुस्कान दबाई। आराम करूंगा कमांडर, बस ये सैंपल्स का डेटा फाइनल कर लूं। वैसे भी शनि के पीछे की शांति सोने नहीं देती, बहुत ज्यादा खामोशी है। आर्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा। जब तक सिस्टम शांत है, हमें भी शांत रहना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, कमांड डेक की हल्की नीली रोशनी अचानक एक लाल चमक में बदल गई। टन टन टन, अलार्म की तीखी आवाज पूरे डेक में गूंज उठी। दोनों ने एक साथ स्क्रीन की तरफ देखा। मुख्य होलोग्राम पर एक शब्द चमक रहा था, सिग्नल 9, इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल डिटेक्टेड। केल ने कप एक तरफ रखते हुए कुर्सी घुमा दी। इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल? यहाँ इस सेक्टर में तो हमारे अलावा कोई मिशन नहीं है। आर्या के हाथ स्वतः ही कंट्रोल्स पर चले। उसने आवाज में ठंडापन बनाए रखा, भले भीतर दिल की धड़कन बढ़ गई हो। स्रोत की लोकेशन ट्रायंगुलेट करो। कुछ सेकंड के भीतर शनि के त्रिआयामी मॉडल पर एक लाल बिंदु उभरा। बिंदु शनि के अंधेरे हिस्से के पास छल्लों के ठीक बाहर तैर रहा था। कोऑर्डिनेट्स केल ने जूम इन करके पढ़े, फिर भौएं सिकुड़ी। ये तो असंगत लग रहे हैं। इस सेक्टर में कोई रजिस्टर शिप नहीं होना चाहिए। आर्या ने सिस्टम ओवरले खींचा, मिशन डेटाबेस खोला, जहाजों की सूची स्कैन की। कोई भी आईडी, कोई भी कॉल साइन इन कोऑर्डिनेट से मैच नहीं हो रहे थे। शायद कोई ड्रिफ्टिंग डेब्रिस होगा, उसने आधी कोशिश से कहा, पर खुद उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। तभी स्क्रीन पर एक और लाइन उभरी, सोर्स अननोन, वेसल रजिस्ट्री नन, स्टेटस इरेज्ड। आर्या की आंखें इस आखिरी शब्द पर टिक गई। इरेज्ड? केल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डेटाबेस से किसी जहाज को इरेज तभी किया जाता है जब या तो प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट हो या उसे कभी आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में माना ही न गया हो। अलार्म अब धीमी पर लगातार बीप में बदल गया था। स्क्रीन पर एक और ऑप्शन चमका, प्ले ऑडियो, यस नो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। केल ने हल्के व्यंग से कहा, मुझे तो हॉरर फिल्मों में यहीं पर जाकर लोग गलती करते दिखते हैं। आर्या ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, हम हॉरर फिल्म में नहीं, मिशन पर हैं। उसने यस को टैप किया। कॉकपिट की आवाज बंद हो गई। कुछ सेकंड के लिए बस स्टैटिक, सूखी, खुरदुरी, खड़खड़ाती। फिर अचानक एक टूटी, थकी, कांपती आवाज उभरी, अगर ये सिग्नल किसी को मिले, सुन रहे हो, मत पास आना। आर्या सीधी हो बैठी, उसकी आंखें फैल गईं। ये आवाज उसकी ही थी, बस और बूढ़ी, भरी हुई थकान से, जैसे किसी ने उसके भविष्य से टुकड़ा काट कर इस क्षण में सजा दिया हो। ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है, भरोसा मत करना, किसी पर भी नहीं। यहाँ तक कि सिग्नल में शोर बढ़ गया, कुछ शब्द डूब गए। फिर एक दूसरी आवाज आई, भारी, हाँफती हुई, आर्या हमारी बात सुनो, अगर तुम ये सुन रही हो तो इसका मतलब हम असफल हो गए। केल का हाथ कांप गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। ये उसकी ही आवाज थी, थोड़ी भर्राई हुई लेकिन बहुत साफ। टेम्पोरल रिफ्ट कंट्रोल से बाहर हो गया है। जहाज 2 टाइमलाइंस में बंट गया है। हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। फिर वही पहली आवाज, आर्या की, लेकिन किसी और उम्र की, किसी और अंत। मत पास आना, सिग्नल 9 को इग्नोर कर दो, मिशन मत दोहराना, वरना तुम भी। ऑडियो अचानक कट गया। कॉकपिट में फिर से वही बर्फीली खामोशी लौट आई, लेकिन अब वो पहले जैसी तटस्थ नहीं थी। अब उसमें खतरे की गूंज थी। कुछ क्षणों तक कोई नहीं बोला, सिर्फ शनि की टेलीमेट्री धीरे धीरे स्क्रीन पर अपडेट हो रही थी। आखिरकार केल ने फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहा, हम दोनों बूढ़ी आवाजें, यहाँ से कई साल आगे या कई चक्र आगे, ये कैसे हो सकता है? आर्या की नजर अभी भी स्क्रीन पर जमी थी। उसकी उंगली ने रिकॉर्डिंग फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने दिखाया, फाइल फ्रैगमेंटेड, प्लेबैक लिमिट 1। एक बार सुनने वाला संदेश। उसने धीमे से कहा, शायद जानबूझकर, ताकि कोई इसे कॉपी न कर सके, या शायद टाइमलाइन की कोई पाबंदी हो। केल ने हंसने की कोशिश की, पर आवाज सूखी थी। या शायद हम सच में पागल हो रहे हैं। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें सच में लगता है कि ये किसी ने नकल से बनाया होगा? हमारी आवाजें इतनी डिटेल में, हमारे ही जैसी सांसों की धुन, डर तक की वही लय। केल ने हार मानते हुए गर्दन झुका दी। नहीं, ये कॉपी नहीं लगती, ये किसी तरह असली लगती है।
आर्या ने एक गहरी सांस ली। हमारे सामने विकल्प साफ है, या तो इसे अनदेखा करके मिशन लॉग में अनआइडेंटिफाइड डिस्टर्बेंस लिख दें, या फिर केल ने वाक्य पूरा कर दिया, या फिर हम उस लोकेशन तक जाएं जहां से ये सिग्नल आया है। दोनों के बीच कुछ पल के लिए लंबी खामोशी रही। फिर आर्या ने कहा, कोई भी कमांडर सिग्नल 9 को इग्नोर नहीं करेगा, ये प्रोटोकॉल है, और अगर प्रोटोकॉल ही हमें उस भविष्य की तरफ ढकेल दे जो हमने अभी सुना। केल ने धीरे से पूछा। आर्या ने होलोग्राम पर कोर्स सेट करने वाला इंटरफेस खोला। फिर हमें उसी भविष्य को तोड़ना होगा। उसने कोर्स इनपुट किया। हीलियोस आर्क की थ्रस्टर यूनिट्स जाग उठी। जहाज धीरे धीरे उन रहस्यमयी कोऑर्डिनेट्स की तरफ मुड़ने लगा। शनि के काले किनारों पर एक नया अदृश्य अध्याय खुलने वाला था। कई मिनटों तक केवल इंजन की गुनगुनाहट, कंट्रोल्स की हल्की बीप्स और उनके अपने सांसों की ध्वनि के अलावा कुछ नहीं, जैसे वे किसी अदृश्य सीमा के करीब पहुंच रहे हों। जहाज के सेंसर्स की लाइनें और भी विचित्र रीडिंग्स दिखाने लगी। ग्रेविटेशनल फ्लक्चुएशन बढ़ रही है, केल ने रिपोर्ट की, लेकिन यहाँ तो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होना भी नहीं चाहिए, कम से कम कोई रजिस्टर्ड ऑब्जेक्ट तो नहीं। आर्या ने बाहरी कैमरों की फीड जूम की। पहले तो उन्हें सिर्फ काला खालीपन दिखा, फिर धीरे धीरे जैसे अंधेरा खुद कोई आकार ले रहा हो। एक टूटे हुए ढांचे की रूपरेखा उभरने लगी। बिखरा हुआ, झुका हुआ, जगह जगह से टूटा हुआ एक विशाल अंतरिक्ष यान उनके सामने था। उसके बाहरी पैनलों पर जगह जगह जलने के निशान थे, मानो किसी ने उसे समय के साथ साथ आग में भी झोंक दिया हो। जहाज के साइड में धुंधला सा नाम दिखाई दिया। आर्या ने जूम और बढ़ाया। जंग लगे अक्षरों के बीच से नाम उभरा, एस्ट्रियस 7। केल का मुंह खुला का खुला रह गया। ये नाम मैंने सिर्फ अफवाहों में सुना है, तुमने भी सुना? आर्या की भौहें सिकुड़ गईं। इंस्टीट्यूट में कुछ प्रोफेसर फुसफुसाते थे एस्ट्रियस प्रोग्राम के बारे में। कहा जाता था कि यह समय पर शोध करने वाला ब्लैक प्रोजेक्ट था, जिस पर बात करना भी मना था। फिर अचानक सब रिकॉर्ड्स गायब हो गए। जिस किसी ने भी इसके बारे में ज्यादा सवाल पूछे, उनका करियर खत्म। आर्या ने सामने बेहोशी की तरह तैरते इस जहाज को देख। तो ये वही है एस्ट्रियस 7, आधिकारिक तौर पे कभी अस्तित्व में नहीं और अब हमारे सामने। हीलियोस आर्क की डॉकिंग सिस्टम ने अपने आप स्कैन शुरू कर दिया। तभी मुख्य स्क्रीन पर एक नई चेतावनी चमकी। वार्निंग, पैराडॉक्स एंटिटी डिटेक्टेड। रिकमेंडेशन, मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर्स। केल ने भौहें चढ़ाई। पैराडॉक्स एंटिटी? ये शब्द तो सिर्फ थ्योरी पेपर्स में देखा है, किसी असल मिशन लॉग में नहीं। आर्या ने डॉकिंग प्रोटोकॉल खोला। अगर कंट्रोल को इस बारे में बताएंगे तो वे हमें तुरंत वापस बुला लेंगे और सिग्नल 9 की सच्चाई हमेशा अंधेरे में दबाई जाएगी। केल ने उसकी आवाज में ठंडक और दृढ़ता दोनों को महसूस किया। तुम प्रोटोकॉल तोड़ने का सोच रही हो कमांडर? आर्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा कुछ और भी। एक जिद, एक जिज्ञासा जो विज्ञान की सीमाओं से आगे जाती है। शायद मैं वो कर रही हूं जो हमारा फर्ज है। अगर सच में ये हमारे भविष्य का जहाज है या उससे जुड़ा है, तो हमें सच जानना होगा ताकि वो भविष्य ना आए। कुछ पल के लिए केल चुप रहा, फिर उसने हल्की सांस छोड़ी। ठीक है, अगर हम टाइमलाइन से खेल ही रहे हैं तो अकेले नहीं, मैं भी साथ हूं। आर्या ने डॉकिंग सीक्वेंस शुरू किया। चेतावनी बार बार चमकती रही, पर उसने उन्हें इग्नोर किया। हीलियोस आर्क धीरे धीरे एस्ट्रियस 7 के टूटे हुए पोर्ट साइट की तरफ बढ़ा। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कम होती गई जब तक कि डॉकिंग क्लैंप्स ने क्लिक की आवाज के साथ एक दूसरे को पकड़ नहीं लिया। सिस्टम ने एक सूखी लाइन दिखाई, डॉकिंग कंप्लीट, एयरलॉक स्टेटस कॉम्प्रोमाइज्ड, मैनुअल ओवरराइड रिक्वायर्ड। केल ने हेलमेट उठाया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं दे रहा। अच्छा एहसास मिशन फाइलों में कभी जरूरी शर्त नहीं था, आर्या ने सूट पहनते हुए कहा। कुछ ही मिनटों में दोनों ने अपने स्पेस सूट पहन लिए। चेहरे के सामने ट्रांसपेरेंट वाइजर, पीठ पर लाइफ सपोर्ट और दोनों की कलाई पर बायोमीटर के हल्के नीले ग्राफ। एयरलॉक के सामने खड़े होकर आर्या ने प्रोटोकॉल की आखिरी लाइन सिर्फ औपचारिकता के लिए दोहराई। अगर कोई अप्रत्याशित खतरनाक संक्रमण, ऊर्जा या कुछ भी महसूस हो तो तुरंत रिट्रीट करना, समझे डॉक्टर रियोस? केल ने सिर हिलाया। समझा कमांडर, लेकिन हमें दोनों पता है कि हम रिट्रीट सबसे आखिर में सोचेंगे। एयरलॉक दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एस्ट्रियस 7 की अंधेरी ठंडी गलियां थीं, जैसे किसी मृत शरीर का खोखला सीना। अंदर कोई लाइट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ सूखी हवा की झलक जो शायद दशकों से नहीं बदली थी। एस्ट्रियस 7 के अंदर कदम रखना ऐसा था जैसे इतिहास के जख्मी पन्नों में उतरना। दीवारों पर मशीनों के जले हुए निशान, छत से लटकते हुए टूटे केबल और फर्श पर तैरते हुए कुछ कागज के पुराने टुकड़े जो हर हल्की हलचल पर हवा में घूम जाते। उनके सूट की लाइटें दीवारों पर गोल धब्बों जैसी घूम रही थी। लाइफ सिग्नेचर्स? आर्या ने पूछा। केल ने अपने कलाई पैड पर स्कैनर देखा। नेगेटिव, कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं। ये जहाज लंबे समय से मृत है। फिर भी दोनों को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई नजर उन्हें पीछे से देख रही हो। सिर्फ टेक्निकल नहीं, कुछ और। वे गलियारे से आगे बढ़े। दीवार पे फेडेड अक्षरों में
रिसर्च डेक लिखा हुआ था। हमें ब्रिज की तरफ चलना चाहिए, आर्या ने कहा। वहीं जहाज का मेन लॉग और ब्लैक बॉक्स होगा और शायद वहीं हमारे भविष्य का सच भी। जैसे जैसे वे ब्रिज की तरफ बढ़ते गए, गलियारों में मशीनों के अवशेष और भी गहरे होते गए। एक जगह उन्हें दीवार पर चिपका हुआ एक छोटा मेटालिक डिवाइस मिला। उसके नीचे धुंधले अक्षरों में लिखा था टाइमलाइन रिकॉर्डर प्रोटोटाइप। कील ने आगे बढ़कर उसे छुआ। डिवाइस का धातु ठंडा था, पर उसमें हल्की कंपन थी, जैसे कोई पुराना इंजन अभी भी झटके झटके से चल रहा हो। टाइमलाइन रिकॉर्डर, केल की आवाज में जिज्ञासा जाग उठी, वैज्ञानिक वाले हिस्से की। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमने केवल थ्योरी पढ़ी थी। घटनाओं को सिर्फ लॉग नहीं, बल्कि उनकी संभावित वैकल्पिक टाइमलाइंस के साथ स्टोर करने की कोशिश। अगर ये काम कर गया हो तो ये जहाज सिर्फ अतीत नहीं, संभावित भविष्य भी रिकॉर्ड करता होगा। आर्या ने वाक्य पूरा किया। लेकिन अभी इसे छेड़ना खतरनाक हो सकता है। पहले ब्रिज। वे आगे बढ़े। एक मोड़ पर केल के बूट ने किसी चीज से टक्कर खाई। एक छोटी सी किताब हवा में तैरती हुई घूम गई और उसके हेलमेट के सामने आकर रुक गई। किताब के कवर पर मानव हाथ की लिखावट में कुछ लिखा था। आर्या ने लाइट उसके पास लाई और पढ़ा, मिशन लॉग कर्डियर आर्या सेन। केल ने झटके से उसकी तरफ देखा। ये तुम्हारा नाम है? आर्या ने किताब को हाथ में लिया। उसके दस्ताने के बावजूद वो ठंडी लगी। उसने पहला पेज खोला। अंदर की लिखावट वही थी जो उसकी अपनी थी। कोनों में छोटे खींचे हुए तीर, अक्षरों का ब्लॉक जैसा आकार और आर की खास टेढ़ी लाइन। लेकिन तारीखें, साइकिल 19, ईयर 7 आफ्टर डिपार्चर। ये कैसी डेट फॉर्मेट है? केल ने झांक कर देखा। हमारी वर्तमान मिशन कैलेंडर से मैच नहीं करता। लेकिन ये मेरी ही लिखावट है। उसने कुछ एंट्री स्कैन की। उनमें प्रयोगों के बारे में, इंजन टेस्ट के बारे में और एक शब्द बार बार दोहराया गया था, टेम्पोरल रिफ्ट। फिर कुछ एंट्रीज के बाद लिखावट अचानक अस्थिर होने लगी। आज इंजन का टेस्ट बेकाबू हो गया। समय की सतह पर दरार जैसा कुछ महसूस हुआ, जैसे अंतराल में लहरें उठ रही हों। केल कहता है कि यह सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, पर मुझे नहीं लगता। आर्या ने आगे पढ़ना बंद कर दिया। ये सब बाद में, हमें ब्लैक बॉक्स ढूंढना होगा। वे ब्रिज के और करीब पहुंचे। रास्ते में एक मोड़ पर जमीन पर तैरता हुआ कुछ लाल सा दिखा, जैसे जमे हुए सुर्ख धब्बे। सुफ्त लाइट के नीचे वो एक दस्ताना निकला, स्पेस सूट का दाहिना ग्लव। उसका बाहरी हिस्सा फटा हुआ था और जोड़ वाली जगह पर काला जमा हुआ खून। केल के गले में आवाज अटक गई। खून इतना पुराना कि जमा कर सूख गया है, लेकिन अभी भी रंग साफ है। आर्या ने दस्ताने को पकड़ा। जहां आईडी टैग होना चाहिए था, वहां एक छोटा मेटल प्लेट लगा हुआ था। उस प्लेट पर उकेरा हुआ था डॉक्टर के रायोस, एमिडियोप्स। इस बार केल ने कोई व्यंग नहीं किया, कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं दिया, बस चुप खड़ा रहा। उसकी आंखें दस्ताने पर जमी हुई थी। ये मेरा ग्लव है, उसने धीरे से कहा। या किसी दूसरे मेरे का? आर्या ने दस्ताने अपने सूट के साइड कंपार्टमेंट में चुपचाप रख लिया, जैसे कोई शरीके गुनाह का सबूत हो। जो भी हुआ है वो ब्रिज और ब्लैक बॉक्स ही बताएंगे। एस्ट्रॉयड 7 का ब्रिज एक चौड़ा गोल कमरा था, जहां बीच में मुख्य कंसोल और चारों तरफ होलोग्राम प्रोजेक्टर लगे हुए थे। अब सब बंद पड़े थे, लेकिन उनकी रेखाएं अभी भी दिखाई दे रही थीं। कमरे के बीच में छत से लटका हुआ एक भारी काला बॉक्स था, मोटे केबल्स के जरिए मेन फ्रेम से जुड़ा हुआ। उसके ऊपर स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, कोर फ्लाइट रिकॉर्डर क्लासिफाइड। यही है हमारा ब्लैक बॉक्स, आर्या ने कहा। केल ने पास जाकर सिस्टम इंटरफेस देखा। पावर सप्लाई ऑफलाइन है, हमें हिलियोस से एक टेम्प सप्लाई रूट करनी होगी। उन्होंने पोर्टेबल पावर मॉड्यूल निकाला, केबल्स जोड़े। कुछ सेकंड बाद बॉक्स की सतह पर हल्की नीली लाइट दौड़ गई। सिस्टम ने पुरानी खड़खड़ाती आवाज में बोलना शुरू किया, एस्ट्रॉयड 7 फ्लाइट लॉग, पार्शियल रिकवरी, स्टैंड बाय। ब्रिज की दीवारों पर पुराने होलोग्राम प्रोजेक्टर एक एक करके जागने लगे। पहले धुंधले स्टैटिक, फिर धीरे धीरे शेप लेने लगे। एक जहाज के इंटीरियर की झलक, लोग चलते हुए, कंसोल्स पर झुककर काम करते हुए। आर्या की आंखें एक फ्रेम पर टिक गईं। वहां वही ब्रिज था, बस ज्यादा साफ, ज्यादा नया, और बीच में खड़ी थी वही खुद। शायद कुछ साल बड़ी, चेहरे पर ज्यादा लकीरें, आंखों में ज्यादा थकान, पर निसंदेह वही थी, कमांडर आर्या सेन। उसके बगल में कंसोल पर झुका हुआ एक आदमी, हल्के बिखरे बालों के साथ, डॉक्टर केल रियोस, बस थोड़े बूढ़े। ये हम हैं, केल ने फुसफुसा कर कहा। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग ने आवाज भी प्ले करनी शुरू की। रिफ्ट की स्थिरता गिर रही है। हमने इसे ग्रेविटेशनल एनोमली समझा था, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा। ये खुद टाइम की फैब्रिक है जो हमारे इंजन सिग्नेचर से प्रभावित हो रही है। भविष्य वाले केल ने कह रखा था। भविष्य वाली आर्या ने कंसोल पर हाथ मारा। इंजन को शट डाउन करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, भविष्य वाला केल बोला। लेकिन रिफ्ट हमारे रिएक्टर के फेज में फंस गया है। हम जितना पावर कम करते हैं, टाइमलाइन उतनी ज्यादा फूटने लगती है। होलोग्राम में ब्रिज के बाहर की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिख रहा था।
काले स्पेस में एक चमकती फटती दरार, जैसे किसी ने वास्तविकता को फाड़ दिया हो और उसके पीछे से सफेद नीले रंग की लहरें निकल रही हों। टेम्पोरल रिफ्ट, ये तो सिर्फ एक गणितीय अवधारणा थी, वर्तमान वाले केल ने बुदबुदाया। रिकॉर्डिंग चलती रही। भविष्य वाली आर्या ने अपना सूट पकड़ा और कमांड चेयर की तरफ झुकते हुए कहा, अगर हम एस्ट्रॉयड 7 को रिफ्ट के अंदर से नहीं निकाल सकते तो कम से कम हम रिकॉर्डिंग को फेस्ड कम्युनिकेशन एरे। तुम्हारा मतलब? भविष्य वाला केल चौंक गया। अगर हम अपनी टाइमलाइन से बाहर सिग्नल भेज पाए तो शायद कोई दूसरी हम ये गलती दोहराने से बच जाए। भविष्य वाला केल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हल्की हंसी हंस ली। हम अपने ही यंगर सेल्स को वेस्टिंग देने जा रहे हैं। ये सुनकर कोई भी हमें पागल वैज्ञानिक कहेगा। अगर वो जीवित रह गए तो जो चाहे कहें, अभी हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। रिकॉर्डिंग में जोरदार झटके के दृश्य आने लगे। ब्रिज हिलने लगा, लाइट्स टिमटिमाने लगी। बाहरी स्क्रीन पर रिफ्ट और भी पास आ रहा था। रेट्रो इंजन रिस्पॉन्स नेगेटिव। रिफ्ट हमें अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे हमारा जहाज उसकी एंकर पॉइंट बन गया हो। फिर ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग में एक और अजीब लकीर उभरी, जैसे एक ही फ्रेम में दो अलग अलग पल ओवरलैप हो रहे हों। जहाज के इंटीरियर के कुछ हिस्से दोहरा दिखाई दे रहे थे। दो कॉन्फ़िगरेशंस एक साथ दिख रहे थे। स्टेटस, किसी और अनदेखे क्रू मेंबर की आवाज आई। हमें मल्टीपल टाइमलाइन ओवरले दिखाई दे रहे हैं। जहाज दो हिस्सों में विभाजित हो रहा है। भविष्य वाली आर्या की आवाज अब बहुत थकी हुई आई। तो यही है रिफ्ट की असली कीमत। ब्लैक बॉक्स की स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरा, टाइमलाइन स्प्लिट डिटेक्टेड, प्राइमरी वेसल फेज्ड, सेकेंडरी वेसल अनस्टेबल ड्रिफ्ट। भविष्य वाला केल अब लगभग चिल्ला रहा था, हम दो टाइमलाइंस में बट रहे हैं, एक जो रिफ्ट में हमेशा के लिए फंस जाएगी और दूसरी जिसमें शायद हमारा मिशन कभी ऑफिशियली शुरू भी नहीं होगा। भविष्य वाली आर्या ने टाइमलाइन रिकॉर्डर की तरफ दौड़ लगाई। उसके कंसोल पर तेजी से कमांड टाइप करने लगी। कोई तो टाइमलाइन होगी जहां हेलियोस आर्क मिशन शनि के पास आए। हम उन्हें सिग्नल 9 के जरिए एक क्रॉस टाइमलाइन इमरजेंसी कॉल भेज सकते हैं। वर्तमान ब्रिज पर खड़ी आर्या की पीठ सीधी हो गई। हेलियोस आर्क, यानी हम अभी। रिकॉर्डिंग में भविष्य वाली आर्या ने आखिरी शब्द टाइप किए, अगर ये सिग्नल मिले तो हमारा मिशन दोहराना मत, वरना तुम भी फंस जाओगे। उसके बाद स्क्रीन पर भीषण झटका आया। रिफ्ट की रोशनी जहाज को निगलती नजर आई। आवाजें स्टैटिक में बदलने लगीं। फिर बस एक आखिरी टूटी हुई लाइन बची, भविष्य वाला केल, अगर तुम्हें ये संदेश मिल रहा है तो इसका मतलब हम मर चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी चुनाव कर सकते हो। रिकॉर्डिंग यहाँ रुक गई। ब्लैक बॉक्स की लाइट धीमी पड़ गई। ब्रिज में एक भारी सन्नाटा फैल गया। वर्तमान आर्य और केल अपने ही भविष्य की मौत की कहानी सुन चुके थे। केल की आवाज इस बार टूट चुकी थी। तो ये जहाज, ये भूतिया एस्ट्रॉयड 7 वास्तव में वो टाइमलाइन है जिसमें हम रिफ्ट में मर गए, और हम उस दूसरी टाइमलाइन के आर्य और केल हैं जहां मिशन कभी ऑफिशियली हुआ ही नहीं। आर्या ने आंखें बंद की, यानी हमारा अस्तित्व किसी तरह उस स्प्लिट टाइमलाइन का अनचूजन रास्ता है। पर अब जब हमने सिग्नल 9 रिसीव कर लिया है तो शायद टाइमलाइन फिर से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ब्लैक बॉक्स ने धीरे से एक और टेक्स्ट दिखाया, वार्निंग, टाइमलाइन इंटेंगलमेंट थ्रेशोल्ड नियर। जैसे ही ये चेतावनी उभरी, एस्टेरियस 7 की शांतता बदलने लगी। पहले हल्की गुनगुनाहट, फिर एक कमरे से दूसरे कमरे तक दौड़ता बिजली का सा एहसास। ब्रिज की दीवारों पर लगी कंसोल्स खुद ब खुद ऑन होने लगी। बंद पड़े होलोग्राम प्रोजेक्टर फिर से जिंदा हो गए। ये हो क्या रहा है? केल ने चारों तरफ देखा। जहाज के कोर से आती एक भारी धड़कती हुई आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी विशाल जानवर का दिल फिर से धड़कने लगा हो। एक स्क्रीन पर अचानक एक फटी हुई गड़बड़ होलोग्राफिक इमेज उभरी। भविष्य वाला केल, उसका चेहरा थका हुआ, चोटों से भरा, सूट फटा हुआ, लेकिन आंखों में जागरूकता की चिंगारी अभी भी। कमांडर, उसकी आवाज थोड़ी डगमगाई, जैसे किसी दूर की सुरंग से आ रही हो। अगर तुम ये देख रही हो तो इसका मतलब है कि हमारा सिग्नल तुम्हारी टाइमलाइन तक पहुंच चुका है। आर्या एक कदम आगे। हाँ, हम यहाँ हैं। भविष्य वाला केल मानो उसे देख नहीं सकता था। ये बस रिकॉर्डेड फीड थी, लेकिन उसमें इतनी चेतावनी थी कि वो अभी भी ताजा महसूस हो रहा था। तुम्हें तुरंत चली जाना होगा, वो कह रहा था। जितनी देर तुम इस जहाज के साथ जुड़ी रहोगी, तुम्हारी टाइमलाइन हमारी टाइमलाइन के साथ एंटेंगल होती जाएगी। होलोग्राम के पीछे रिफ्ट की वही सफेद नीली लहरें दिख रही थी, ब्रिज के बाहर तड़कती हुई। हमारा जहाज अब खुद एक पैराडॉक्स एंटिटी बन चुका है। ये ना पूरी तरह हमारे समय का है, न तुम्हारे। ये बीच में अटका हुआ है, एक घाव की तरह, और टाइम खुद इस घाव को भरने की कोशिश में है। अगर तुम यहाँ ज्यादा देर रही तो हीलियस आर्क भी इस घाव का हिस्सा बन जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, हीलियस आर्क से जो उन्हें डॉकिंग टनल में हल्का झटका महसूस हुआ। एस्टेरियस 7 मानो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ जहाज अपने साथ दूसरे को भी ले जाने पर तुला हो। केल ने अपने कलाई पैड पर रीडिंग देखी। ग्रेविटेशनल स्ट्रेन बढ़ रहा है, और ये प्राकृतिक नहीं, ये जैसे टाइमलाइन की दिशा में खिंचाव है। हमारे कण, हमारे एटम इस जहाज के हिसाब से रियलाइन होने लगे हैं। एक किनारे की स्क्रीन पर अचानक कुछ और भयानक दिखा, हीलियस आर्क का मॉडल और उसके चारों तरफ कई पतली लाइनों आ जान। ये सारी लाइनें एस्टेरियस 7 के कोर पॉइंट से जुड़ रही थी। टाइमलाइन मर्ज प्रोग्रेस 21%, 22%। आर्या ने तुरंत माइक एक्टिवेट की। हीलियस आर्क स्टैंड बाय, ऑटो डॉकिंग रिलीज करो और रिवर्स थ्रस्टर्स एक्टिवेट करो। लेकिन होलोग्राम इंटरफेस ने एक और सूखी लाइन दिखाई, रिमोट कमांड डिनाइड, पैराडॉक्स लॉक एंगेज्ड।
कैल ने गुस्से में कंसोल पर हाथ मारा। ये जहाज हीलियस के सिस्टम में रूट इंटरफेस बना चुका है। वो हमारी खुद की तकनीक को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। कमरे की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगी। समय की लहरें नजर नहीं आ रही थी लेकिन महसूस होने लगी। हेलमेट के अंदर से उनकी सांसों की रफ्तार बदल रही थी, जैसे किसी ने उनकी यादों के बीच कुछ खिसका दिया हो। अगर हम कुछ नहीं करते तो कैल ने जल्दी जल्दी कहा, तो कुछ ही देर में हमारी टाइमलाइन इस जहाज की टाइमलाइन से जुड़ जाएगी। फिर कोई हम नहीं रहेंगे, सिर्फ एक उलझा हुआ दर्दनाक मिश्रण। भविष्य वाले कैल का होलोग्राम फिर बोला, अब लगभग चिल्लाते हुए, अभी चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी टाइमलाइन हमारी टाइमलाइन से जुड़ जाएगी और तुम वही बन जाओगे जो हम बन चुके हैं। एक चेतावनी भी नहीं, बस एक स्थायी चीख जो समय के बीच फंसी रहेगी। होलोग्राम अचानक ग्लिच हुआ और फिर बंद, लेकिन जहाज की धड़कन अब और तेज थी। एस्ट्रेलियस 7 जाग चुका था। ब्रिज के बीच में खड़ी आर्या के दिमाग में एक ही समय पर कई दृश्य चमक रहे थे। भविष्य वाली खुद की टूटी आवाज, डायरी में लिखे शब्द, खून लगा केल का दस्ताना, हीलियोस आर्क की स्क्रीन पर चमकती चेतावनी और अभी सामने दिखता टाइमलाइन मर्ज का प्रोग्रेस। 27%, 28%। केल ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं आर्या। या तो हम जहाज की टाइम सिग्नेचर को 0 कर दें, इसका मतलब होगा पूरा एस्ट्रॉयस 7 नष्ट, और इसके साथ वो भविष्य वाला हम भी जो शायद अभी भी किसी हिस्से में जिंदा हो। या आर्या ने खुद ही दूसरा विकल्प बोल दिया, मानो अपने ही मन का सबसे डरावना कोना खोल रही हो। या हम रिफ्ट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें ताकि उस टाइमलाइन के हम बच जाएं, पर तब हीलियोस आर्क पूरी तरह इस पैराडॉक्स में फंस सकता है और हम इसी जहाज की एक नई लेयर बनकर रह जाएंगे। जहाज फिर से हिला। टाइमलाइन मर्ज की प्रोग्रेस अब खतरनाक रूप से तेज हो गई थी। 35%, 40%। केल ने गहरी सांस ली। तुम कमांडर हो आर्या, फैसला तुम्हें करना है। विज्ञान के नजरिए से मैं हमेशा हर संभावना को बचाने के पक्ष में रहूंगा, लेकिन इस बार मामला संभावनाओं का नहीं, टाइमलाइन का है। अगर हम खुद को बचाने की कोशिश में चूक गए तो हो सकता है हम ना रहें और वो भी नहीं। आर्या चुप खड़ी रही। उसकी नजर सामने ब्लैक बॉक्स और टाइमलाइन रिकॉर्डर पर थी। उसके दिमाग में एक छोटी सी याद उभरी। जब इंस्टीट्यूट के दिनों में किसी प्रोफेसर ने एक सवाल पूछा था, अगर तुम्हें 2 टाइमलाइंस में चुनना पड़े, एक जिसमें तुम मर जाते हो पर लाखों बच जाते हैं और दूसरी जिसमें तुम बच जाते हो पर बाकी सब अनिश्चित अंधेरे में चले जाते हैं, तो तुम किसे चुनोगे? तब उसने जवाब दिया था, मैं उस टाइमलाइन को चुनूंगी जिसमें कम से कम अराजकता हो, क्योंकि टाइम खुद संतुलन चाहता है। आज वही सवाल कहीं ज्यादा निजी रूप में उसके सामने था। यहाँ किसी लाखों की जगह बस 2 जोड़े थे, एक वर्तमान का आर्या केल, एक भविष्य का। दोनों ही असल, दोनों ही जिंदा, दोनों ही मैं और हम। उसने टाइमलाइन रिकॉर्डर की कंसोल पर जाकर तेजी से कुछ कमांड टाइप किए। स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरा, टाइमलाइन एंकर ओवरराइड कंफर्म। केल ने उसकी तरफ देखा। तुम क्या करने वाली हो? आर्या की आवाज धीमी थी पर स्थिर। हमारे पास 2 टाइमलाइंस हैं, एक भूथा फंसी हुई और एक जो अभी भी खुली है। अगर दोनों एक हो जाएं तो दुनिया में सिर्फ एक ही टाइमलाइन बचेगी, एक घाव के साथ। अगर हम फंसी हुई टाइमलाइन को काट दें तो दोष, दर्द, बलिदान सब उसी के हिस्से में जाएगा, लेकिन बाकी ब्रह्मांड साफ रहेगा। केल की आंखों में नमी आ गई। या साफ के साथ दोष भी जिंदा रहेगा हमारे दिलों में। आर्या ने उसकी तरफ सीधे देखा। कभी कभी कम गंदे हाथ भी पर्याप्त गंदे होते हैं, पर हमें फैसला तो करना ही होगा। टाइमलाइन रिकॉर्डर पर कंफर्म चमक रहा था। विकल्प 2 थे, यस एंकर करंट टाइमलाइन, इरेज पैराडॉक्स, नो अटेम्प्ट टू मर्ज एंड स्टेबलाइज। आर्या की उंगली कुछ पल के लिए हवा में ठहर गई। उसी क्षण ब्रिज पर कहीं से एक बहुत हल्की, लगभग अनसुनी सी आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत दूर से बहुत थक कर कहा हो, मत रुकना यंगरमी, बस चुन लेना किसी एक तरफ। वो आवाज भविष्य वाली आर्या की थी। आर्या के दिल में कुछ टूट सा गया। धीरे धीरे उसने अपनी उंगली यस पर रखी और टैप कर दी। सिस्टम की आवाज गूंज उठी। टाइमलाइन एंकर एंगेज्ड, पैराडॉक्स एंटिटी इरेजर सीक्वेंस इनिशिएटेड। जहाज एक बार फिर से जोर से हिला। इस बार झटका बाहर से नहीं, अंदर से था, जैसे खुद एस्ट्रॉयस 7 अपनी जान बचाने की कोशिश में तड़प रहा हो। दीवारों पर लगी स्क्रीनें एक एक करके सफेद हो गईं। बाहर के रिफ्ट अचानक और तेज चमकने लगी। टाइमलाइन मर्ज की प्रोग्रेस अचानक रिवर्स होने लगी। 40%, 30%, 25। केल ने अपनी आंखों में उठी नमी छिपाने की कोशिश नहीं की। हमने उन्हें मार दिया है ना, अपने ही भविष्य वाले हमको। आर्या ने हेलमेट के भीतर आंखें बंद की। शायद नहीं मार दिया, बस उनकी टाइमलाइन को आजाद कर दिया, ताकि वो एक पूरी पर खत्म होने वाली कहानी बन सके, बजाय इसके कि वो हमेशा हमारे वर्तमान के साथ उलझी रहे। लेकिन शब्द, इवन अगर तर्क की तरह ठीक थे, दर्द कम नहीं कर रहे थे। एस्ट्रॉयस 7 के इंजन कोर से इतनी तेज रोशनी निकली कि उसने कुछ सेकंड के लिए सब कुछ सफेद कर दिया। ब्लैक बॉक्स की लाइट एक अंतिम हल्की चमक के साथ बुझ गई। पैराडॉक्स एंटिटी इरेज्ड।
प्राइमरी टाइमलाइन स्टेबल। फिर एक आखिरी झटके के साथ एस्ट्रॉयड 7 का भारी ढांचा खुद के ही भीतर सिकुड़ने लगा, जैसे किसी ने कागज के जहाज को आग में फेंक दिया हो और वो राख बनते बनते हवा में बिखर रहा हो। हीलियोस आर्क की डॉकिंग क्लैंप्स अचानक खुली, दोनों जहाजों के बीच की ग्रेविटेशनल जंजीर टूट गई। एस्ट्रॉयड 7 अब एक चमकता बिंदु भर प्रकाश के विस्फोट में बदल गया और फिर कुछ नहीं, बस काला स्पेस, शनि के छल्लों की धीमी चमक और दो इंसान जो कुछ मिनट पहले खुद के दो वर्जन थे अब अकेले रह गए थे। हीलियोस आर्क के एयरलॉक से वापस अपने जहाज में कदम रखते हुए केल ने आखिरी बार उस दिशा में देखा जहां अभी कुछ देर पहले एस्ट्रीनस 7 था। अब वहां सिर्फ कुछ फोटोन की हल्की गूंज थी, इतनी सूखी कि कोई उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वहां कभी किसी टाइमलाइन का जहाज था और उसमें उनके खुद के भविष्य जल रहे थे। उन्होंने अपने सूट उतारे, हेलमेट रखे, कॉकपिट में लौटकर दोनों चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ गए। हीलियोस आर्क अब फिर से साइलेंट मोड में था, सिस्टम जैसे कुछ हुआ ही ना हो सामान्य रीडिंग दिखा रहे थे। शनि अपने चक्र में घूमता रहा, दूर कहीं सूरज की रोशनी छोटी सी चमक की तरह दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद मुख्य स्क्रीन एक बार फिर झिलमिलाई, एक नई लाइन उभरी, अनऑथोराइज्ड पैराडॉक्स इंटरैक्शन लॉग्ड, सिग्नल सोर्स इरेज्ड एंटिटी, फाइनल मैसेज रिसीव्ड। फिर स्क्रीन पर एक छोटी सीधी लाइन लिखी गई, बिना किसी अलंकरण के, बिना किसी टाइम स्टैम्प के, थैंक यू यंगर मी। केल का गला भर आया, ये भविष्य वाली तुम्हारी आखिरी लाइन थी। शायद जब टाइमलाइन मिट रही थी तब भी उसने हमें धन्यवाद कहा। आर्या ने स्क्रीन की ओर देखा, उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, पर उनमें एक भारी सा सन्नाटा था, जैसे किसी ने भीतर से पूरा ब्रह्मांड थोड़ा और गहरा कर दिया हो। कुछ देर तक वे दोनों चुप बैठे रहे, फिर कम्युनिकेशन चैनल पर एक परिचित औपचारिक आवाज गूंजी, मिशन कंट्रोल की। हीलियोस आर्क कमांडर आर्या सेन, आपकी ट्रैजेक्टरी हमारी फ्लाइट प्लान से डिविएट हुई दर्ज की गई है। कृपया स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, आप रास्ते से हट गई हैं, रिपोर्ट कीजिए, ओवर। आर्या ने माइक की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर कुछ सेकंड के लिए रुक गई। उसके सामने दो तस्वीरें थीं, एक जो उसने अभी देखी थी जिसमें वो खुद एक भूतहा जहाज में मौत का सामना कर रही थी, और दूसरी जिसमें वो अभी बैठी थी जिंदा पर ज्यादा भारी दिल के साथ। आखिरकार उसने चैनल एक्टिवेट किया। उसकी आवाज सामान्य से धीमी पर साफ थी। मिशन कंट्रोल, यहाँ कमांडर आर्या सेन बोल रही हूँ। हम सिस्टम्स चेक पर थे, हमें कुछ बहुत अलग मिला है। दूसरी तरफ से आवाज आई, बहुत अलग से आपका क्या मतलब है कमांडर, कृपया स्पेसिफाई करें। आर्या ने केल की तरफ देखा। केल की आंखों में वही सवाल था, हम ये सब बताएंगे या यह कहानी भी किसी इरेज की चुकी फाइल की तरह दबी रहेगी। आर्या के होठों पर एक हल्की ऑलमोस्ट बिटर मुस्कान आकर गायब हो गई। अगर मैं बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसने माइक में कहते हुए कहा। मिशन कंट्रोल कुछ पल चुप रहा। कृपया फिर भी रिपोर्ट दर्ज करें कमांडर, प्रोटोकॉल के अनुसार। आर्या ने माइक म्यूट किया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे पर आंखें अब स्थिर थीं। हम क्या लिखेंगे? केल ने पूछा। कि हमने अपने ही भविष्य को मरते देखा, कि हमने एक पूरी टाइमलाइन मिटा दी, कि हमने एक भूतहा जहाज को नष्ट किया जो आधिकारिक रूप से कभी अस्तित्व में था ही नहीं। आर्या ने सीट से हल्का सा पीछे सिर टिकाया। हम लिखेंगे कि हमें सिग्नल 9 मिला, हमने डिस्टर्बेंस का स्रोत ट्रेस किया और वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक अस्थिर एनोमली जो खुद ब खुद डिसिपेट हो गई। केल ने धीरे से कहा, और हमारे भीतर जो कुछ टूट गया उसका क्या लॉग होगा? आर्या ने उसकी तरफ देखा, पहली बार पूरे मिशन में बिल्कुल मानवीय, बिना कमांडर की परत के। वो टाइमलाइन रिकॉर्डर में नहीं, सिर्फ हमारे भीतर रहेगा। उसने कहा, कभी कभी सबसे अहम लॉग वो होते हैं जो ऑफिशियल सिस्टम में नहीं जाते। बाहर शनि अपनी गति से घूमता रहा। उसके छल्लों की धुंधली चमक हीलियोस आर्क की खिड़कियों पर पड़ रही थी, जैसे कोई पुरानी कहानी की हल्की झलक जो बता रही हो कि समय चाहे कितनी ही टाइमलाइन में बट जाए, आगे बढ़ना उसे आता है। आर्या ने मिशन कंट्रोल का चैनल फिर से एक्टिवेट किया। इस बार उसकी आवाज़ में पहले से ज़्यादा स्थिरता थी। मिशन कंट्रोल, हीलियोस आर्क रिपोर्टिंग। हमने एक अनआइडेंटिफाइड एनोमली डिटेक्ट की थी जो अब खत्म हो चुकी है। जहां सुरक्षित है, क्रू सुरक्षित है, हम फ्लाइट प्लान पर लौट रहे हैं, ओवर। कंट्रोल की तरफ से कुछ औपचारिक जवाब आए, एक्नॉलेजमेंट, प्रोटोकॉल, फ्यूचर रिपोर्ट, सब सामान्य। हीलियोस आर्क ने धीरे धीरे अपनी पुरानी ट्रैजेक्टरी पकड़ ली, शनि के अंधेरे हिस्से को पीछे छोड़ते हुए। पर जहां सिस्टम्स लॉग में बस एक एनोमली दर्ज थी, वहीं दो इंसानी दिलों में किसी और तरह की प्रविष्टि आज के दिन के नीचे लिखी जा चुकी थी। आज हमने भविष्य को मरते देखा, उसे मारने का फैसला भी हमने ही किया, और फिर भी हमें उसी भविष्य ने धन्यवाद कहा। वो लॉग कभी किसी ऑफिशियल फाइल में नहीं जाएगा, न किसी ब्लैक बॉक्स में, न किसी टाइमलाइन रिकॉर्डर में। वो सिर्फ आर्या और केल के बीच रहेगा, एक चुप सच्चाई की तरह, एक ऐसे राज की तरह जो समय से भी पुराना नहीं पर उसके साथ साथ चलने को मजबूर है। और कहीं किसी मिट चुकी टाइमलाइन की आखिरी गूंज में एक बूढ़ी थकी आवाज अभी भी फुसफुसा रही होगी, थैंक यू यंगर मी।